तो आज हमारे साथ में है विकास कौशिक सर, और विकास कौशिक सर रेजिडेंस में एडमिशन के प्रोसेस को देखते हैं और इस समय कोटा में माँ बाप बच्चों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं विकास सर इस इंडस्ट्री से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो हम विकास सर से जानना चाहिए कि पेरेंट्स को बच्चों को भेजने से पहले किस तरह से कोचिंग का चुनाव करना चाहिए, किन बातों को बच्चों को समझाना चाहिए, किन चीज़ों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, ये उनके जो अनुभव है वो अपने यहाँ पर शेयर करें। सर, सबसे पहले तो ये है कि कोटा में जितने भी बच्चे और पेरेंट्स अब आने वाले हैं उन सभी का कोटा में स्वागत है। और शिक्षा की काशी के नाम से ये शहर जाना जाता है और यहाँ पर आपको वो सभी फैसिलिटीज मिलती हैं जिसकी आप उम्मीद करते हैं। और पिछले लगभग 30-35 साल से कोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करा रहा है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो टीचर्स को मैं कहूँगा कि सबसे पहले टीचर्स को उस संस्थान में जाकर ही अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए, किसी भी बाहरी बहकावे में ना आए। क्योंकि किसी भी शहर में हम चले जाएं, चाहे वो शिक्षा के लिए कोटा आ रहे हो या किसी और काम के लिए आप घूमने भी जा रहे हो, तो आपको बाहर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग गाइड बनते हैं, जबकि वो उस बारे में कुछ जानते नहीं है। तो सबसे पहले उस संस्थान में जाएं, वहाँ का पूरा प्रोसेस देखें, वहाँ की रेगुलर क्लासेस क्या है, डाउट क्लासेस क्या है, स्टडी मटेरियल किस तरह से तैयार होता है, वहाँ के पिछले रिजल्ट्स क्या हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की केयर जो हो रही है वो किस तरीके से होती है। और जहाँ तक हमने देखा है कि कोटा में क्योंकि एक एक बैच में काफी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो पर्सनल अटेंशन बच्चों को उतना नहीं मिलता है, उनकी होमवर्क की चेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो बच्चों को, पेरेंट्स को इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए कि रिजल्ट्स क्या है, फैकल्टी क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, कोर्स की प्लानिंग है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो वहाँ के कोर्स किस तरीके से चलने वाला है, कितना मटेरियल कब मिलेगा, क्लासेस कैसे लगेंगी, इस सब की प्लानिंग आपके पास है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। वेल डिफाइंड एकेडमिक, वेल डिफाइंड, यस। तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि ना आप भ्रमित हो जाते हो बड़े बड़े विज्ञापन देख के, ऑल इंडिया रैंक 1 देख के, तो क्या एवरेज बच्चे के लिए ऑल इंडिया रैंक का कोई मतलब हो पाएगा? सर देखिए, ऑल इंडिया रैंक 1 या ऑल इंडिया रैंक टॉप 10, 100 हर बच्चा ये चाहता है, लेकिन कई बच्चे नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, उनकी रैंक 1 से लेके 50 के बीच में या 1 से लेके 100 के बीच में आ सकती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इंस्टीट्यूट की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि एक एवरेज बच्चा जो आईआईटी का ड्रीम लेकर आ रहा है उसको आईआईटी तक पहुंचाया जाए, उससे इतनी मेहनत करवाई जाए कि वो अपना आईआईटी का ड्रीम तक पहुंच पाए, उस ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाए। क्योंकि एवरेज बच्चे को वहां तक पहुंचाना यही इंस्टीट्यूट का सक्सेस है। अच्छे बच्चे तो किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं अच्छी रैंक लेकर सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप काफी समय से रेजिडेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप बताइए कि रेजिडेंस कैसे एवरेज बच्चे के साथ मेहनत करता है? सर देखिए, रेजोनेंस के अगर हम देखें, लर्निंग टूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारी फैकल्टी टीम काफी स्टेबल फैकल्टी टीम है और लगभग 22 साल से हम लोग आईआईटी को पढ़ा रहे हैं। आईआईटी में 50,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं, तो फैकल्टी टीम। इसके अलावा जो लर्निंग टूल्स हैं, जो स्टडी मटेरियल की क्वालिटी है, वो आप किसी भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल से आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि रेजोनेंस जैसा स्टडी मटेरियल, लर्निंग टूल्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते, जिनमें शीट्स होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, जो कोटा की टीचिंग मेथोडोलॉजी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। रेगुलर बेसिस पर टेस्टिंग होती है, बच्चे की ऑल इंडिया रैंक उसको मिलती है। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अलग चीज होती है, बोर्ड में परसेंटेज मैटर करती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका रैंक मैटर करती है। तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है, पीयर ग्रुप अच्छा रहता है, उसके बीच में कंपटीशन मिलता है। तो रेजोनेंस एक एवरेज बच्चे को, और लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे मटेरियल में होती है वो इजी से लेकर मॉडरेट से लेकर टफ, इस तीनों लेवल तक जाती हैं। तो जिस बच्चे का जैसी परफॉर्मेंस होती है, जिसका जैसा लेवल चल रहा होता है, उस बच्चे को उस हिसाब से गाइड किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहे। चलिए, ये तो आपने काफी सारी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करी। एक पेरेंट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों को यहाँ के किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, लेकिन यहाँ पर आके उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया जा सके? सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है सर कि बच्चे को मेंटली फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। क्योंकि आपने सुना भी है कि कोटा में कई बार बच्चे काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, उनके जो चारों तरफ कंपटीशन उनको दिखाई देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चा पूरी तरह से फिट है नहीं है, मेंटली फिट है नहीं, पेरेंट्स को डेली बेसिस पर उनसे बात करते रहना चाहिए, उनकी
जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अननेसेसरी का एक ड्यू प्रेशर या जो आप जैसे कहते हैं कि अपने ड्रीम्स उन पर नहीं थोपने चाहिए और उनसे एक रेगुलर मेहनत की अपेक्षा रखनी चाहिए बजाय कि एक अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा रखने के। अगर वो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और लगातार इंस्टीट्यूट के संपर्क में रहें, इंस्टीट्यूट के जो भी फैकल्टी हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे बात करते रहें ताकि उनको अपने बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिल्कुल सही है कि पेरेंट का रोल है कि बच्चे से रेगुलर बात करते रहे और जैसा बोला है कि इंस्टीट्यूट के संपर्क में रहे। और एक और चीज़ जो यहाँ पर रेगुलर से बहुत ज़बरदस्त इनोवेटिव इंट्रोड्यूस करिए, अभ्यासम नाम से अपने एक एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करिए। और क्या है ये अभ्यासम एक्टिविटी, इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए सर। अभ्यासम बेसिकली बच्चों का इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर बच्चा रोज का होमवर्क रोज कर रहा है तो डेफिनेटली देयर आर ब्राइट चांसेस कि उसका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर हम 11 के IIT के कोर्स की बात करें तो लगभग 20,000 प्रॉब्लम्स बच्चा साल भर में करता है। और 20,000 प्रॉब्लम्स अगर हम साल भर में अगर हम 300 दिन भी ले लें मैक्सिमम साइड पर भी, तो 60 से 70 प्रॉब्लम्स रोज बच्चे को करनी होती है। वो प्रॉब्लम अगर वो डेली बेसिस पे कर रहा है तो उसके सक्सेस के चांसेस डेफिनेटली ब्राइट होंगे, क्योंकि वो उस चीज से कनेक्टेड है जिसके लिए वो जाना चाह रहा है। लेकिन बच्चा करता नहीं सर, लेकिन वो करता नहीं है। इसीलिए जो अभ्यासम का कंसेप्ट है उसमें हमने उसकी रूटीन बेसिस पर होमवर्क चेकिंग वाला कंसेप्ट चालू किया है, जिसमें होमवर्क चेकिंग के माध्यम से ये पता लगा पाएंगे कि बच्चे ने उन 70 क्वेश्चन में से, उन 80 क्वेश्चन में से जो उसको होमवर्क में मिली, कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन छोड़े। अगर उससे छोड़े भी हैं तो हमें अगर वो टाइमली पता पड़ रहा है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि वो किस तरीके से कर सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं, हर बच्चे की कॉपी चेक होती है? यस, ये अभ्यासम के जो कंसेप्ट है उसमें हर बच्चे की रेगुलर बेसिस पे कॉपी चेकिंग होती है और कॉपी चेकिंग के बाद उसको बताया जाता है या उसके पेरेंट्स को एक रिपोर्ट भेजी जाती है कि बच्चा कितना कर रहा है और कितना नहीं कर रहा। इसके दोनों मायने हैं। पेरेंट्स को ये पता पड़ता है कि बच्चे ने कितना सीरियसली अपना होमवर्क किया है और बच्चे को ये पता पड़ता है कि वो कहाँ उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है या कहाँ पर वो डिले कर रहा है होमवर्क करने के लिए, तो आगे वो सुधार कर सकता है। सर 200-250 बच्चों की क्लास में पॉसिबल हो पाता है? सर 200-250 बच्चे होते हैं। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस में 200-250 बच्चों के बैचेज नहीं होते हैं सर। नॉर्मली रेजोनेंस में 70-80 या ज्यादा 100 बच्चों तक के बैचेज रहते हैं और इनके लिए कॉपी चेकिंग करना एक हालांकि टीडीएस जॉब है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही आसान है, टीडीएस जॉब होता है इतने सारे बच्चों की, लेकिन हमने ये शुरू किया है और इस एक्टिविटी के, इस इनिशिएटिव के बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेजिडेंस में जो बैचेस का काउंट होता है 70 से 80 बच्चे, 70-80 बच्चे करीब। कुछ बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पे 200-250 तक के लिए पर्सनल अटेंशन और कॉपी चेकिंग वाला जो कंसेप्ट है अभ्यासम का, वो शुरू कर पाए हैं। अच्छा ये बताइए विकास सर, बहुत सारे नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूब वाले प्लेयर्स आए हैं, टेक प्लेयर्स आए हैं, और ऑब्वियसली उनकी मतलब थोड़ा सा जलवा भी है उनका, है ना? यूट्यूब पे तो जलवा है ही सही। तो क्या जो एक IIT JEE में जो सिंसियरिटी चाहिए होती है, सीरियसनेस चाहिए होती है, वो मतलब आपको क्या लगता है कि वो जो नए लोग हैं वो इस चीज़ के लिए उनके पास सिस्टम है, लीगेसी है जो वो तैयारी करवा पाएंगे? सर देखिए, लीगेसी की बात करें तो लीगेसी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी नए प्लेयर्स हैं सभी। और सिस्टम की बात ये है कि देखिए ऑनलाइन में आप यू आर नॉट एबल टू चेक द स्टूडेंट्स कि वो वास्तव में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या उसने अपना मोबाइल ऑन कर रखा है, और वो उसमें बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। कई बार वन वे कम्युनिकेशन होता है जिससे आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी कितनी ज्यादा हो रही है। दूसरी बात, वो मोबाइल को चालू करके कहीं और चला गया है तो आपको पता नहीं पड़ता है। और ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। पीयर ग्रुप के साथ जो लर्निंग होती है वो नहीं मिलती है आपको ऑनलाइन लर्निंग में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको होमवर्क के लिए 20 क्वेश्चन मिले हैं और 20 में से आप 12 कर पाए और 8 नहीं कर पाए, तो ऑफलाइन क्लास में पीयर ग्रुप रहता है, उस 8 में से 5 क्वेश्चन आप उनके साथ भी डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और वो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मतलब देखिए, क्लासरूम के अलावा टीचर से जो सीख रहे हो तो सीख रहे हैं, Yes. लेकिन एक पीयर ग्रुप भी लर्निंग ऑफलाइन का बहुत बड़ा फीचर है। और मुझे लगता है, जिस आपने सही बोला कि जेईई और नीट की तैयारी वो एक ऐसी तैयारी है जिसमें आप ना अकेले बैठ के नहीं कर सकते, अकेले बैठ के नहीं कर सकते। पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए। आप ऑनलाइन में आधे घंटे क्लास में बैठेंगे, फिर आपको आलस आ जाएंगे, आप बोलेंगे मैं रिकॉर्ड देख लूंगा, Yes. चले जाएंगे। लेकिन ऑफलाइन में एक बार आप आगे तो आ गए,
उस एनवायरनमेंट में फिर आपको उसके साथ चलना पड़ता है, फ्लो में चलना पड़ता है। और पीयर ग्रुप न केवल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है बल्कि स्ट्रेस रिलीवर भी होता है, स्ट्रेस बस्टर भी होता है कि आपका स्ट्रेस कम करता है वो। आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको काफी चीजें सॉर्ट आउट भी हो जाती है, और एक दूसरे से बात करने से काफी आपको, जैसे आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने बताया था कि इंटीग्रेटेड कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें एक रूम में हमने 3 बच्चों को रखा है। हाँ, हाँ। और उन 3 बच्चों को इसलिए रखा गया है कि अकेला बच्चा जब रहता है तो कभी कभी तनाव में आता है, स्ट्रेस में आता है। 3 बच्चे आपस में बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो तनाव कम हो जाता है। तो ये हमारी एक रैली निकल रही सिवी गार्डन में, कोटा का बहुत फेमस गार्डन है। इसमें काफी सारे लोग, पेरेंट्स, फैकल्टी मेंबर, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जुड़े हुए हैं, बच्चे भी कुछ जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो एक वॉक टॉक है, मतलब बच्चों से बात करने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि बात भी करते हुए चलें और स्टाफ भी मोटिवेटेड रहे, बच्चों को भी मोटिवेट करते हुए चलें, सेहत का ध्यान रखें। बिकॉज अधिकतर जो एक बड़ी प्रॉब्लम देखी जाती है कि बच्चा कोटा में आने के बाद एक रूटीन को फॉलो नहीं करता, एक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करता, जंक फूड और इन सब चीज़ों में फंस जाता है, या लेट नाइट जागना, या मोबाइल पे होता समय बिताना। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है ना, तो आधा काम तो ऐसे हो जाता है। यस यस बिल्कुल। तो जैसे कि जब कोटा में बच्चे आते हैं, और अगर हम रेजोनेंस की बात करें, ओरिएंटेशन सेशन होते हैं, मोटिवेशन सेशन होते हैं, तो जो रेजोनेंस के फाउंडर हैं, आरकेवी सर हैं, वो भी बच्चों को यही एक मैसेज देते हैं कि आपको रात को बहुत ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 11-12 बजे तक पढ़ें और सुबह अर्ली 5-6 बजे उठकर अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो रात को कम से कम 6-6.5 घंटे की एक प्रॉपर नींद लें, ताकि आप बाकी टाइम को पढ़ाई के लिए अच्छे से यूज कर पाएं, क्योंकि रात जो है सोने के लिए बनाई गई है और दिन काम करने के लिए बनाया गया है। कीर्ति सर भी हमारे और कीर्ति सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी बीच में। कीर्ति सर, अरे